सांस्कृतिक समिति की संयोजिका डॉक्टर गायत्री मैम, सिने प्रेमी दर्शकों, सिने प्रेमी विद्यार्थियों, आप सभी की अनुमति से आज का यह प्रेजेंटेशन सिनेमा और राजनीति में शुरू करने जा रहा हूं। हिंदुस्तान में सिनेमा का इतिहास लगभग 110 साल पुराना है, 111 साल पुराना। पहली फिल्म जो आई वो 1913 में आई, राजा हरिश्चंद्र। उसके पहले भी कुछ फिल्में बनी थी जिन्हें कुछ विदेशी निर्देशकों ने बनाया था भारत में रहते हुए, तो वो माना नहीं जाता है कि वह पहला सिनेमा है भारत का। राजा हरिश्चंद्र में मेरे बैग में एक मैगजीन है, वो जरा लीजिएगा। दादा साहब फाल्के ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म बनाई, और यहाँ पर हमने जो तस्वीरें लगाई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि दादा साहब फाल्के की तस्वीर है, और उस समय के अन्य जो है बाबूराव फटेलकर की, अन्य लोगों की तस्वीर है जो पायनियर्स ऑफ सिनेमा है। आदिर सिंह ईरानी का नाम आपने सुना होगा। आदिर सिंह ईरानी वो दादा साहब फाल्के की ही कंटेम्पोररी हैं, जिन्होंने पुंडरीक नाम की फिल्म बनाई थी 1912 में, लेकिन वो पारसी थे, तो ईरान के थे, तो उन्हें माना नहीं जाता कि वो पहली फिल्म है। तो फाल्के साहब ये पायनियर्स हैं इंडियन सिनेमा के, अग्रदूत हैं इंडियन सिनेमा के, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंडियन सिनेमा एक खास दौर में निकला, और वह खास दौर था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। हम यहाँ चूंकि सिनेमा और राजनीति से बात शुरू कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी राजनीति जो हमारे देश के राजनेताओं ने, इस देश की जनता ने खासतौर पर की, वह थी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। 1857 से लेकर 1947, या और पीछे जाएं तो 1757 से लेकर 1947 तक हमने लड़ाई लड़ी। तो उस लड़ाई में भारत का सिनेमा कैसे योगदान दे रहा था, इसी विश्लेषण में सिनेमा और राजनीति का पहला अध्याय आप समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ये जो पायनियर्स, ये पायनियर्स 1905 से लेकर 1913 का जो दौर है वह स्वदेशी आंदोलन का, यानी राजा हरिश्चंद्र बनने के ठीक पहले भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। आपको मालूम होगा बंगाल का विभाजन हो चुका था, और स्वदेशी मूवमेंट जो है वो कलकत्ता से लगाकर दिल्ली तक जारी था। स्वदेशी आंदोलन के नेताओं से मिल रहे थे दादा साहब फाल्के, और उनसे कह रहे थे कि प्लीज हम लोगों को फिल्में बनाने के लिए कुछ बजट दीजिए, कुछ प्रेरित करिए, कुछ कथानक दीजिए। तो लोग फिल्मों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जैसे आज भी फिल्मों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के जो है वो विदेश जाते हैं, खासतौर पर अमेरिका जाते हैं 1910 के आसपास, और वहां से सीख कर आते हैं कि कैसे फिल्म बनाई जाएगी, और कुछ अपनी जो भी जमा पूंजी थी वो लगा कर आते हैं और वो फिल्में बनाना शुरू करते हैं। उन्होंने लगभग 125 फिल्में बनाई अपने पूरे जीवन काल में। 1913 से लेकर 1940 के आसपास तक उन्होंने कुल 38-39 के आसपास तक कितनी फिल्में बनाई? 125 के आसपास फिल्में बनाई, लगभग 125 फिल्में बनाई। आपको जानकर आश्चर्य होगा उन फिल्मों के टाइटल क्या थे। 1940 के पहले भारत गुलाम था, ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ चल रहा था, और एक के बाद एक आंदोलन आपको मालूम होगा। 1913 वही साल है जब गदर पार्टी लाला हरदयाल वहां स्थापित करते हैं, और 1911 में ठीक दिल्ली राजधानी बन चुकी है, और उसके बाद आपको मालूम है 1917 में चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद मिल मंसूर, खेड़ा, असहयोग, उसके बाद सविनय अवज्ञा, और भारत छोड़ो आंदोलन तक का दौर पूरा राष्ट्रीय आंदोलन में जारी है। और इसी के बीच दादा साहब फाल्के नाम के व्यक्ति हैं जो इन्हीं 20 सालों में कुल 125 के आसपास की फिल्में बना रहे हैं। अब ये फिल्में जो हिंदुस्तान के जो थिएटर्स हैं जहां रिलीज हो रही हैं, उनमें किस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है, किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दे रही है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले इनकी फिल्मों के नाम जब मैं जरा आपके सामने रख दूं कि किन विषयों पर फिल्में बनाई इन्होंने, फाल्के साहब ने। फाल्के साहब फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहे जाते हैं। फिल्में बनाई इन्होंने राजा हरिश्चंद्र जो पहली फिल्म है, भस्मासुर मोहिनी, सावित्री सत्यवान, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, कालियामर्दन, उर्वशी, बेड़ी बंधन, द्रौपदी स्वयंवर,
द्रौपदी स्वयंवर, राधा विलास, विराट, श्री कृष्ण तुला, अहिल्या, जरासंध वध, श्री कृष्ण लीला, गोवर्धन दाली, शिशुपाल वध, सीता हरण, वाल्मीकि राम जन्म, संत नामदेव, संत तुकाराम, गुरु दोराचार्य, अश्वत्थामा, मीर, ये सब फिल्मों के टाइटल हैं। ध्यान रखिएगा, अभी मैं इंटरप्रेट करूंगा कि कैसे इन फिल्मों ने राजनीति की। सीता वनवास, सीता तारा, महाशिवरात्रि, बकासुर वध, भक्त एकनाथ, जानकी स्वयंवर, भक्त प्रहलाद, सत्यभामा, हनुमान जन्म, भक्त सुदामा, सुदर्शन, परशुराम, नारद संहार, मालती माधव, सती मीराबाई, सती सरला, सती मीराबाई, संत कबीर, सेतु बंधन, इस तरह की बहुत सारी फिल्में जिनके नाम गिनाना बहुत समय लग सकता है। ये फिल्में ज्यादातर भारत की पौराणिक एवं शास्त्रीय कथाओं पर आधारित, जो कथाएं भारत के लोग पहले से सुने हुए, भारत की जनता पहले जानती थी उन कथाओं, क्योंकि श्रुति परंपरा में वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही। तो दादा साहब ने उन कथाओं को फिल्माना शुरू किया जिन कथाओं से भारतीय जनमानस पहले से परिचित था, पहली चीज। और उन कथानकों में आप देखिए, ये जितने मिथकी और पौराणिक कथाएं हैं, इन कथाओं की खास बात है कि इसमें नायक है, खलनायक है। रामायण और महाभारत की बहुत सारी कहानियों पर ये कथाएं आधारित हैं, और मालूम है कि उसमें एक नायक है और कोई ना कोई इशू है जो खलनायक के जरिए क्रिएट किया जा रहा है। देवता और राक्षस की संकल्पना है, और जैसे कि पता है फिल्म के अंत में राक्षस का संहार होता है और देवता की विजय होती है। और यह भारत की मिथकी परंपरा से निकल कर आता है, उस महाभारत की उस परंपरा से निकल कर आता है जिसमें यह है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब जब जब धर्म की हानि होगी कोई न कोई पृथ्वी पर अस्तित्व लेगा। और यह वह दौर है जब अंग्रेज भारत को क्या कह रहे थे, अंग्रेज भारत को पिछड़ा करार दिए हुए थे। पॉलिटिक्स देखिए इसकी क्या है, दादा साहब फाल्के की पॉलिटिक्स। अंग्रेज यह कह रहे थे कि हिंदुस्तान का पूरा साहित्य यूरोप के एक अलमारी के ऊपरी हिस्से में बंद शास्त्रों किताबों के बराबर है। अंग्रेजों ने यह कह दिया था कि इनको चल के हम सभ्य बनाएंगे, क्योंकि ये लोग असभ्य हैं, व्हाइट मैन बर्डन, गोरे लोगों का बोझ है कि चल के इस एशिया अफ्रीका की तमाम सभ्यताओं को हम जरा सभ्य बनाएंगे। तो हमें एहसास कमतरी से भर दिया गया था कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, ना तो हमारा इतिहास कुछ है, ना हमारी संस्कृति कुछ है, ना हमारे समाज में नायक है जो लड़ सके ऐसे साम्राज्य से जिनके राज में सूरज नहीं डूबता है। इसका तात्पर्य यह है कि पूरे ग्लोब पर अंग्रेजी शासन हर देश हर महाद्वीप में है। इसका मतलब यही था कि उनके राज में सूरज नहीं डूबता। इसका मतलब यह है कि हम इतने कमतर हो चुके थे कि हम हिम्मत नहीं कर पा रहे थे अंग्रेजों से लड़ने की। ऐसे दौर में जो हिंदी नवजागरण आपने सुना होगा, जो नवजागरण आंदोलन राजा राम मोहन राय से शुरू हुआ था, उस नवजागरण के यज्ञ में हिंदी सिनेमा ने ही 1913 से योगदान इस तरह देना शुरू कर दिया कि हमें पर्दे पर जब दिखता था अपना गौरवशाली अतीत, पर्दे पर जब दिखते थे हमारे नायक श्री कृष्ण राम और उनसे जुड़ी तमाम कहानियां जब दिखती थी, तो हमें गर्व होता था कि हम भी कुछ थे, हमारे यहां भी राक्षसों का संहार किया गया था। और तब हमें दिखते थे कि ये हमारे राक्षस, आज के जमाने के राक्षस ये अंग्रेज हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग किया था। बात समझ पाए पॉलिटिक्स साहब? तो हमें हिम्मत मिलती थी लड़ने। तो उस 1947 के पहले 1913 से लेकर 1947 तक का जो दौर है, उस दौर के जो फिल्मकार हैं वो हिंदुस्तान की जनता को हिम्मत दे रहे हैं, पर्दे के जरिए हिम्मत दे रहे हैं अंग्रेजी शासन से लड़ने की। और ये जो फिल्में हैं जो पौराणिक कथाओं को फिल्माती हैं, इनके पैरेलल बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो तमाम प्रत्यक्ष तौर पर तमाम सारे मुद्दों को एड्रेस करती है। भक्त विदुर एक फिल्म थी 1921 में आई। भक्त विदुर का जो कैरेक्टर है, उसका जो जिस तरह उसको फिल्माया गया है, वो गांधी से सीधे रिलेट हो रहा था।
उसमें गांधी की झलक दिख रही थी हिंदुस्तान की जनता को। और आप यकीन मानिए कि 1918 में अंग्रेजों ने कानून लाया, सिनेमेटोग्राफी एक्ट, जिसे आप सेंसर कानून कह सकते हैं। सेंसर बोर्ड होता है जो फिल्मों में काट छांट करता है। तो पहले अंग्रेजों के जमाने में भी सेंसर बोर्ड था और पहला कानून ब्रिटेन में बन चुका था 1918 में। उसी कानून के तहत पहली फिल्म जिस पर बैन लगाया गया भारत में वो भक्त विदुर की 1918 में। क्यों बैन लगा? क्योंकि अंग्रेज 1913 से लेकर 1921 तक 8 साल लगे मुझे ये बात समझने में कि हिंदुस्तान के सिनेमा के पर्दे पर जो चल रहा है वो सिर्फ देवी देवता की कहानी नहीं है। इससे ये लोग कुछ तो है जो राष्ट्रीय आंदोलन को भी इससे धार मिल रहे हैं। इसलिए और वो जो भक्त विदुर का पिक्चराइजेशन था, उनका कैरेक्टराइजेशन था, वो गांधी जिस तरह कपड़ा पहनते थे उसी तरह कपड़ा भक्त विदुर पहनता था। इसलिए कुछ उन्हें लगा कि तो गांधी का पिक्चराइजेशन है भक्त विदुर के माध्यम से, वरना वो इससे पहले समझ नहीं पाए। 8 साल तक नहीं समझ पाए कि क्या चल रहा है। लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। बंबई से लेकर पुणे तक के तमाम थिएटर में जो जहां जिन थिएटरों में नाटक होते थे उन्हीं थिएटरों में फिल्में दिखाई जा रही थी। तो लोग इकट्ठा हो रहे थे और राक्षस जो है पर्दे पर मर रहा था, तो हिम्मत नहीं मिलेगी एकजुटता की, तो अंग्रेजों से लड़ने की ताकत नहीं मिलेगी। यही ताकत हिंदी सिनेमा दे रहा था, जिसे समझने में अंग्रेजों को 8 साल लगे। और उसके बाद एक से बाद एक फिल्मों पर बैन लगाया अंग्रेजों ने। सावकारी पास नाम की एक फिल्म आई 1925 के आसपास, सावकारी पास पर भी बैन लगा दिया, जबकि वो जमींदारी जो साहूकार होते हैं, साहूकारी साहूकार कहते हैं ना, तो उसको मराठी में सावकारी कहते हैं। सावकारी पास यानी जो साहूकार का पंजा है, साहूकार की जकड़ है, उससे जो भारत के किसान और तमाम लोग हैं वो जकड़े रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज उतारते रहते हैं। तो उन्हें ये लगा कि जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ है और जमींदारी व्यवस्था जैसे कि पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लाई थी। यानी अंग्रेजों ने जो व्यवस्था लाई थी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और जमींदारी। कृपया आगे आकर बैठ जाइए, आगे सीट खाली है, इधर पीछे खड़े मत रहिए, बहुत रुचिकर होने जा रहा है। अगर आपकी रुचि हो तो अंदर आ जाइए, ठीक है। तो आप देखिए कि सावकारी पांच जैसी फिल्मों पर भी बैन लगा दिया उन्होंने। इसके अलावा एक और फिल्म बनी वंदे मातरम, जिसमें सीधे सीधे गांधी का रोल और उस समय के नेताओं का रोल जो है दिखा दिया गया। और वंदे मातरम जैसे कि पता है फेमस हो ही चुका था, उसके पहले जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सब लोगों ने फेमस कर ही दिया था, ठीक। तो वंदे मातरम नाम की फिल्म बनी और उसमें भारत माता जिंदाबाद और सब के नारे लगे। अंग्रेजों को समझ में आ गया कि ये लोग सिनेमा के जरिए कुछ कांड कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत वंदे मातरम पर भी बैन लगा दिया। अब लाइन से बैन जो है वो 1918 में जब कानून आ गया तो 1920 के बाद की फिल्मों पर बैन लगना भी शुरू हो गया। और अगर बैन लग रहा है तो कुछ पॉलिटिक्स हो रही। अगर कोई चीज सेंसर की जा रही है, किसी पर भी रोक लग रही है, तो बैन क्यों लग रहा है? क्योंकि जो ब्रिटिश राज्य की विचारधारा है, आज भी अगर किसी फिल्म पर बैन लगता है या सेंसर होती है कोई फिल्म, तो इसका मतलब है जो राज्य की विचारधारा है उसके साथ वह फिल्म फिट नहीं बैठ रही। बात समझ पा रहे हैं? तो ब्रिटिश राज्य की विचारधारा के साथ जो फिल्में फिट नहीं बैठी, उन फिल्मों पर बैन लगा दिया। और उन फिल्में थी भक्त विदुर, वंदे मातरम, सावकारी पास, ऐसी तमाम फिल्में थी जिस पर बैन लगा दिया गया। लेकिन अब एक तो यह है कि अंग्रेजों से लड़ रहे थे हम, और भारतीय नवजागरण की एक और विशेषता थी। भारतीय नवजागरण की एक विशेषता यह भी थी कि हमारी जो सामाजिक बुराइयां थी, सामाजिक कुरीतियां थी, जो कंजर्वेटिव रूढ़ बन गई थी, जो हमारी परंपरा में जो चीजें आपको मालूम होगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम आपको मालूम होगा, राजा राम मोहन राय जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह से लेकर सती प्रथा से लेकर तमाम सारी जो हमारी कुरीतियां थी उन सब पर भी तो हम लड़ रहे हैं। 19वीं शताब्दी में बाल विवाह के खिलाफ शारदा अधिनियम आता है 1930 के आसपास ना, सही कह रहा हूं? तो आप देखिए भारतीय सिनेमा ने भी आजादी की पहले ही अंग्रेजों से लड़ने के समानांतर ही अपनी जो सामाजिक कुरीतियां थी उनसे भी लड़ना शुरू कर दिया था। और फिल्म आती है चंडीदास 1934 में। फिल्म का नाम है चंडीदास। उसका नायक एक मंदिर का पुजारी,
चंडीदास, और नायिका धोबिन है, नायिका धोबिन है फिल्म, लेकिन ये चंडीदास लास्ट गाना, एक गाना है एकदम लास्ट यूट्यूब पर है, फिल्म की नायिका धोबिन है और दोनों के प्रति प्रेम दिखाया जाता है। यानी समाज में अभी भारत का संविधान भी लागू नहीं हुआ है, लेकिन समानता की बात भी नहीं आई है, लेकिन भारतीय सिनेमा पहले से ही चंडीदास, चंडीदास एक मिनट होना है, चंडीदास एक मिनट को स्पेस क्यों नहीं है, 1934 लिखना, 1934 आ जाएगा। तो आ गया नीचे से। तो चंडीदास फिल्म में एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग के बीच प्रेम दिखाया गया है और उसके अपने संघर्ष, लेकिन अंत में यह नायक खड़ा होता है, वो कहता है, इसमें डायलॉग है, आप देखिएगा, कि मनुष्यता से बढ़कर कोई धर्म नहीं, क्योंकि तमाम पंडित पुजारी करते हैं कि धर्म नहीं है कि नीची जाति इसकी महिला के साथ प्रेम आप करें, उसके साथ आप विवाह करें, तो कहता है कि मनुष्यता से बड़ा धर्म कौन है, और मनुष्य से बड़ा कुछ भी नहीं, मनुष्य से बड़ा भगवान भी नहीं है, यह फिल्म एस्टैब्लिश करती है। और लास्ट सीन इसका है, लास्ट सीन पूरी प्रेम की होगी दीवार और प्रेम का होगा द्वार, ये हिंदी सिनेमा 1934 का है। और यहां पर प्रेम एक तरह से रिवॉल्यूशन है, ऐसे समाज में प्रेम करना जहां पर जातीय बंधन हो, एक प्रेम नगर में बनाऊंगी घर, तब ये सब संसार, यानी वो संसार में त्याग दूंगी जो संसार भेदभाव पर आधारित है। दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन सिनेमा इन 1934। अब देख लेंगे लोग, बस। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण फिल्म आती है, जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, 1936 में अछूत कन्या। अछूत कन्या के बारे में सब लोग सुने हैं, उसको थोड़ा भी अगर आप पढ़े भारतीय सिनेमा में जाति व्यवस्था हिंदी सिनेमा में, तो आप अछूत कन्या का नाम जरूर पढ़ लेंगे। पहली फिल्म कहा जाता है जिसने जाति व्यवस्था पर चोट की, 1936 में आती है। जर्मनी के फिल्मकार फ्रांज ने बनाई हिमांशु राय की मदद से। हिमांशु राय जो है वो बॉम्बे टाकीज के स्थापना करता थे और प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के, और अभिनेता थे इस फिल्म, जो उस समय की पायनियर अभिनेत्री थी, क्योंकि पहले की फिल्मों में महिलाएं मिलती भी नहीं थी, पुरुष लोग ही महिलाओं का रोल करते थे। तो देविका रानी वाज कंसीडर्ड एज द पायनियर एक्ट्रेस ऑफ इंडियन फिल्म्स। तो देविका रानी प्रेम दिखाया जाता है, लेकिन 1936 का जो समाज है वह यह स्वीकार करने के काबिल नहीं है कि ब्राह्मण और दलित में भी प्रेम हो सकता है। और 1936 से लेकर 1959 तक, 1959 में आती है फिल्म सुजाता। किसकी फिल्म है? बिमल रॉय की एक फिल्म आती है, यानी कि उच्च जाति और निम्न जाति में विवाह हो सकता है, यह बिमल राय 1959 के सुजाता नाम की फिल्म में दिखा पाते हैं, लेकिन 1936 में नहीं दिखा पाते हैं फ्रांज, क्योंकि उनको खतरा था खुद के जर्मनी के, उनको यह बात का खतरा था कि अगर ऐसी चीज दिखा दिए तो हो सकता है भारत की जनता स्वीकार ना करे, भारत के दर्शक स्वीकार ना करे। लेकिन उनकी शायद यह भूल थी, क्योंकि चंडीदास में ये चीज दिखाई जा चुकी थी। हालांकि चंडीदास में विवाह नहीं दिखाते, दोनों जो है पर्दे से एक साथ बाहर चले जाते, ठीक है, यानी दे लिव हैप्पीली एवर जो लिखा जाता है लास्ट में डायरी के बाद, कि वो खुशी से साथ साथ रहने लगे। तो अब बिफोर डिस्कसिंग सुजाता, अभी थोड़ी और 1947 के पहले की कुछ कहानी है। 1947 के पहले एक फिल्म आती है 1943 में, किस्मत। किस्मत फिल्म का एक गाना यहां पर बैठा हुआ हर एक शख्स सुना होगा, लगा रहा, दूर हटो ये दुनिया वालों और भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो गांधी जी कह रहे हैं, नेहरू जी इसका उद्घोष कर रहे हैं, और उधर दूर हटो ये दुनिया वालों। दुनिया वालों मतलब अंग्रेजों यार। और जाहिर सी बात है कि फ्रांस वाले भी थे, भारत में पुर्तगाल वाले भी थे, गोवा का मंदिर, कहां फ्रांस वाले भी थे, पौंडीचेरी के आसपास, है ना।
तो दुनिया वालों का मतलब वही जो अलग अलग ताकतें भारत में डोमिनेंटली अंग्रेज और उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रेजेंस के रूप में पुर्तगाली और फ्रांसीसी, जो भी दुनिया वाले यहाँ मौजूद हैं, दूर हटो ये दुनिया वालों, आज हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से, हिमालय की चोटी पर हमारे लिए गर्व का प्रतीक है। तो ये है पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन सिनेमा बिफोर इंडिपेंडेंस। आजादी के पहले भारतीय सिनेमा की राजनीति है। दादा साहब फाल्के, हिमांशु राय, बहुत सारे फिल्मकार हैं जिन्होंने ये फिल्में बनाई थी। इसके अलावा महबूब खान की औरत है, बहुत सारे और फिल्में हैं जिन्होंने महिलाओं के जो ट्रेडिशनल कैरेक्टर्स हैं उनसे अलग हट कर भी उन्हें फिल्माया है। यानी 1947 के पहले का सिनेमा महिलाओं को सिर्फ चार दीवारी के भीतर नहीं समेट रहा है, वो उनकी अन्य भूमिकाओं में भी उन्हें देख रहा है, जैसे टीचर की भूमिका में देख रहा है, जैसे डॉक्टर की भूमिका में देख रहा है। और हंटर वाली एक फिल्म थी, नाडिया का रोल जिसमें है, नाडिया हंटर वाली बहुत एम्पावर्ड वीमेन है, जो घुड़सवारी करती है, जो हंटर लेके चलती है और आदेश देती है। अभी तक जो पितृसत्तात्मक भारतीय समाज है उसमें महिलाएं कमांडिंग पोजीशन में नहीं। तो थोड़ा सा अगली स्लाइड पे जाइए, प्री इंडिपेंडेंस पर हमने कुछ लिखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो 1930 और 40 के दशक का सिनेमा है उसमें कुछ खास बातें हमने अभी आपको डिस्कस की हैं। जो 1930 के दशक में लिखा है, द 30s ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड द डिकेड ऑफ सोशल प्रोटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। प्रभात टाकीज जो है वो पुणे की प्रभात टाकीज थी, बॉम्बे टाकीज बम्बई की थी और न्यू थिएटर्स का ग्रुप जो है वो बॉम्बे का था। ये सब फिल्म कंपनियां थी जो फिल्में बनाती थी। तो सोशल प्रोटेस्ट यानी वही चंडीदास और अछूत कन्या की जो फिल्में दिखाई जा रही हैं उनके जरिए हम सामाजिक प्रतिरोध भी कर रहे हैं, यानी अपनी सामाजिक बुराइयों से भी लड़ रहे हैं। उसके बाद 40 के दशक में कुछ बोल्ड थीम पर फिल्में बनाई गई हैं, जिसको आप किस्मत जैसी फिल्म के माध्यम से, या 1946 में एक फिल्म आती है नीचा नगर, 1946 में एक फिल्म आती है धरती के लाल, जिसमें जो है वो किसानों को अकाल के बाद किस तरह से एक देश है जो एक गांव है जो अकाल के बाद वहां के किसान पूरी मेहनत से उस धरती को जो है फिर से हरा भरा कर देते हैं। तो कुछ बड़ी थीम्स पर भी फिल्म बनाई गई। 50 के दशक के सिनेमा पर मैं खास तौर पर आना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। 1950 के दशक की राजनीति को बखूबी बयां करता है। आगे बढ़ जाइए, सवाल हमारा आगे बढ़ जाइए। 50 के दशक किस्मत आप देख लीजिए, उसके दौर की फिल्में हैं, उसमें शकुंतला है, किस्मत है, उधर लास्ट में और क्या लिखा है यहां से दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट स्लाइड जाइए। पोस्ट इंडिपेंडेंस खास तौर पर तो आजादी के बाद का जो सिनेमा है वो आपको मालूम है कि 1946 से लेकर 1964 तक का जो दौर है वो नेहरू का दौर है। नेहरू 1946 सितंबर के महीने में अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, सितंबर 1946 में, और उसके बाद जब तक प्रथम आम चुनाव नहीं हो जाता तब तक वो अंतरिम प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और प्रथम आम चुनाव के बाद जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो 1946 से लेकर और 1964 तक का जो दौर है उस दौर का सिनेमा और उस दौर की पॉलिटिक्स साथ साथ चलते हैं, साथ दर साथ सांस लेता है हिंदी सिनेमा और हिंदुस्तान की राजनीति। कैसे, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस दौर का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो उसके सिनेमैटिक डिस्कोर्स के साथ ओवरलैप करता है। देयर इज अ ओवरलैप बिटवीन पॉलिटिकल एंड सिनेमैटिक डिस्कोर्स। मास्टर्स वाले ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि कैसे यहाँ पर ओवरलैपिंग है। इसमें दो इसका जो है वो दो धाराएं हैं इस दौर की। इस 1946 से लेकर 1964 के सिनेमा की दो धाराएं हैं और राजनीति की भी दो धाराएं। एक धारा है जो राज्य का हर बात पर समर्थन करती है, यानी जो राज्य कर रहा है वो सही है और नया देश बना है तो नए संस्कार पैदा करने हैं, नागरिकता बोध पैदा करना है, कानून को, संविधान लागू हुआ है ना, तो कानून को मानने वाले नागरिक पैदा करने हैं। और बड़े उत्साह से, जैसे शादी ब्याह हो रहा हो, है ना, शादी ब्याह के समय लोग ज्यादा एनर्जाइज रहते हैं, कुछ बड़ा फंक्शन हो रहा हो तो ज्यादा एनर्जाइज रहते हैं। ऐसे हम एक नया देश बना रहे थे
तो इस तरह के युवाओं की जरूरत थी जो आदर्शों से लबरेज। तो नेहरू का नायक कौन है इस दौर का? नेहरू का नायक दिलीप कुमार। दिलीप कुमार की फिल्में आप देखिए, गंगा जमुना, तूफान और दिया, नया दौर, लाइन से फिल्में हैं दिलीप कुमार की। और मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई एक हिस्टोरियन है, लॉर्ड मेघनाथ देसाई, बेसिकली हाउस ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड मेघनाथ देसाई बड़े हिस्टोरियन हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, दिलीप कुमार नेहरू हीरो, बहुत पतली सी किताब है, ठीक। और वो बताते हैं कि किस तरह जो नेहरूवियन विजन है, चाहे वो समाजवाद का हो, चाहे वो गांधीवाद का हो, चाहे वो इंटरनेशनलिज्म का हो, और खासतौर पर नेहरूवियन विजन जो है वो आधुनिकता और परंपरा का समन्वय। आप नया दौर फिल्म देख लीजिए, नया दौर की फिल्म में किसके किसके बीच लड़ाई है? दौड़, नया दौर फिल्म का नाम है नया दौर, न्यू एरा, और उसमें एक रेस है, और वो है ट्रक के बीच और बैलगाड़ी के बीच। और जैसा कि पता है बैलगाड़ी अंत में जीत जाती है, ठीक है। ट्रक का पहिया कुछ गड़बड़ हो जाता है। और तो नया दौर आप फिल्म देखिए, उसमें खास तौर पर दो अलग अलग मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, जिसका एजेंडा होता है ज्यादा क्या? प्रॉफिट, मुनाफा कमाना होता है विकास का। और एक है गांधीवादी, एक है समाजवादी एजेंडा विकास का, जिसमें आम जनता क्या करती है? साथ आती है। समाजवादी विचारधारा में आम जनता, लोगों का प्रोडक्शन बाय द मासेस होता है, उसमें उत्पादन जनता के जरिए होता है। और पूंजीवादी व्यवस्था में मास प्रोडक्शन होता है। नया दौर फिल्म देखेंगे आप, पूरा दो विजन आपको साफ तौर पर दिखेगा, और अंत में फिल्म खड़ी होती है गांधीवादी नेहरूवियन विजन के साथ। आपने बूट पॉलिश फिल्म देखी होगी, आपने जागृति फिल्म देखी होगी, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, और क्या है? हाँ, जिस मिट्टी से ये धरती हिंदुस्तान की। इसके अलावा एक और साथी हाथ बढ़ाना, ये उसी दौर का गाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, ये नेहरूवियन दौर का। इसकी पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ कलेक्टिविज्म, सामूहिकता की राजनीति है इस गीत में, कि इस देश को मिलजुल कर बनाया जा सकता है, साथी हाथ बढ़ाना। ये दौर, एक पूरा दौर है इसमें इस तरह की फिल्मों का। और वो आपको मालूम है, मनोज कुमार की पूरब और पश्चिम तक आता है, जीरो दिया मेरे भारत में, फिर दुनिया को फिर गिनती आई। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें इस तरह के आदर्श की बात है। फिल्म दीदी 1961 के आसपास का गीत है, वो बच्चा बड़ा पूछता है कि कहां है हिंदुस्तान। दीदी फिल्म का गीत है ना, सुनील दत्त उसमें टीचर बने। फिल्म दीदी सॉन्ग, सुनील दत्त, फिल्म दीदी, फूल का फूल, गीत सुनिएगा आप। ये हिंदुस्तान है उस समय। पॉलिटिक्स ऑफ सेकुलरिज्म, पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी, पॉलिटिक्स ऑफ सर्वधर्म समभाव, पॉलिटिक्स ऑफ ब्रदरहुड, भ्रातृत्व की राजनीति है। ये एक मैसेज दे रहा है हिंदी सिनेमा इस समय। नेम ड्रॉपिंग कर रहा हूं कि खुदा ने हमें बख्शी थी एक ही धरती, अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने, जो भी कह लीजिए, कि हमें एक ही धरती बख्शी थी, हमने कहीं हिंदुस्तान कहीं ईरान बनाया। तो ये जो इंटरनेशनलिज्म है, पॉलिटिक्स ऑफ अंतरराष्ट्रीयतावाद, पॉलिटिक्स ऑफ कॉस्मोपॉलिटनिज्म, और हम अगर पीछे ले जाएं तो पॉलिटिक्स ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, वो इस गीत में निहित है। वसुधैव कुटुंबकम की हम लोग बात करते हैं ना, ये धरती ही हमारा परिवार है, तो यह गीत कह रहा है कि यह धरती हमारा परिवार है, ठीक। बाकी आपको वो गीत तो पता ही होगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ऐसा देश है मेरा, और ये सब चीजें है। इसके अलावा 1946 से लेकर 64 तक के हिंदुस्तानी सिनेमा में पैरेलल एक और भी है,
पैरेलल एक और फिल्मकार है, गुरदत्त 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 कैसा, हाँ, जो नेहरू के राज्य से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि उसी 16 साल में, 18 साल में, 46 से लेकर 64 में अपार संभावनाओं, अपार आदर्श से लबरेज युवा थे, नागरिकता बोध से लबरेज युवा थे, तो तमाम भ्रष्टाचार उसी जमाने में उजागर हो गया था। तमाम लोग, जैसे पहला घोटाला आपको मालूम है, भारत का पहला घोटाला 1948 का है, जीप घोटाला। जीप खरीदी जा रही थी सेना के लिए, उसी में घोटाला हो गया था। उसके बाद आप ये कोटा सुनते होंगे ना, जहां अनाज वनाज मिलता है, ठीक, पहली बार ये कब आया मालूम है आपको? कब से पहली बार चल रहा है कोटा, कुछ पता है? कोटेदार से भी पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा। पहली बार ये कोटा सिस्टम 1951 से चल रहा है, 1951 से फोर्थ फाउंडेशन की मदद से पीडीएस आया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके तहत राशन बांटा गया। तो उसी जमाने में इसमें भ्रष्टाचार होने लगा, सड़ा राशन बांटा जाने लगा था। कोटेदार आज ही से नहीं भ्रष्ट है, कोटेदार अपना घर पहले भर रहे हैं, उस जमाने से भ्रष्ट है। और नागार्जुन की कविता में, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं वो जान ले कि नागार्जुन की कविता में वो भ्रष्टाचार आया। बहुत दिनों से क्या है, बहुत दिनों से कुत्ता रोया बिल्ली रही उदास, इस तरह करके है, एक बहुत बड़ी कविता है, उसमें ये बताते हैं कि किस तरह उस जमाने से भ्रष्टाचार है। और राज कपूर और गुरदत्त खास तौर पर अपनी फिल्मों में ये दिखाते हैं, नेहरू के राष्ट्र से सवाल करते हैं कि कहां गए वो जिन्हें नाज था हिंद पर, वो कहां गए जिन्हें नाज था हिंद पर। क्यों? क्योंकि नेहरू ने, आपको मालूम है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण दिया था ना 15 अगस्त 1947 को, और एक वादा किया था उसी भाषण में कि हर एक आंख से आंसू को पोंछ लेंगे। हर एक आंख से आंसू को पोंछने का वादा था नेहरू का, लेकिन नेहरू वो वादा पूरा नहीं कर पाए। यानी अपने 18 साल में, या 1951 से लेकर, या 1950 से लेकर 1964 तक 14 सालों में वो हर हाथ को रोजगार नहीं दे पाए, हर हाथ को काम नहीं दे पाए, हर पेट को की भूख नहीं शांत कर पाए, हर बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाए, हर व्यक्ति को घर नहीं दे पाए। तो नेहरू के जमाने में ही कुछ फिल्मकार ऐसे हैं जो सवाल कर रहे हैं, और उसमें गुरदत्त हैं और राज कपूर साहब की फिल्में हैं। आगे बढ़ रही है, और अगर वेश्यावृत्ति जारी है तो यह सामाजिक व्यवस्था पर एक सवाल है। आगे बढ़िए। कारवां जिंदगी को बुलाया जा रहा है, कहां हो तुम आओ। ये 1957 की अल्टीमेट ब्लॉकबस्टर फिल्म है प्यासा। लोग मास्टर्स की क्लास में पढ़ते हैं, जब हम लोग मार्क्सिज्म पढ़ते हैं, जब हम लोग कैपिटलिज्म का किस तरह एनालिसिस। फिल्म आवारा 1951, 1951 की एक फिल्म है आवारा। उसका नायक है राज कपूर। वो जेल चला जाता है, जेल में उसे रोटी मिलती है खाने को। मालूम है बहुत सारे लोग जेल इसलिए भी जाते हैं क्योंकि जेल में खाना मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें बाहर खाने का इंतजाम नहीं है ना। 2 जून की रोटी, मुहावरा है ना, 2 जून की रोटी। तो राज कपूर साहब कहते हैं कि यही रोटी अगर मुझे जेल के बाहर मिल गई होती तो जेल के अंदर ना आना पड़ता। चोरी हमने की, चोरी कर ली तो पुलिस वाले ने हमें जेल में डाल दिया। अब बढ़िया है जेल में, मैं कभी इस जेल में रहता हूं, कभी उस जेल में रहता हूं, कभी उस जेल में रहता हूं। फिल्म आवारा का ही, फिल्म आवारा का नायक चोरी कर लेता है, कार चुरा लेता है। आप देखिएगा, मैं बस बता रहा हूं। कार चुराकर वो जो नायिका है वो जज की बेटी है, और उसी की कार चुरा लेता है जज साहब की, ठीक है। और वो एंट्री लेता है जज के घर में ही, सूट बूट पहने हुए है। तो पुलिस पीछे से आती है, आवारा लगाओ, आवारा लगाओ। उसमें बड़ा आलीशान सा है, वो वाला घर हिंदी सिनेमा का जिसमें बीच से सीढ़ी होती है, एक तरफ इधर से सीढ़ी, एक तरफ से इधर सीढ़ी। याद करिए आप, ठीक है। तो आगे बढ़ाते जाओ। कहती है, अच्छा, पुलिस वाला दरवाजे पर खटखटाता है, दरवाजा, आगे बढ़ते जाओ। खटखटाता है, पुलिस वाला कहता है आपके घर में कोई चोर घुस आया है क्या, पूछता है। कहता है आगे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते तो कोई, ठीक। अब ये घर में आ चुका है, बड़ा आलीशान घर है। कहता है किसी अमीर बाप का घर लग रहा है, बढ़ते जाओ।
सूट बूट में है ना। अभी देखिए आगे, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, ईमानदारी से जो रहते हैं, अपना पेट पालते हैं, बस वो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, उन्हें चोर डाकू समझकर घर लिया जाता है। और जो बड़े सूट बूट में रहते हैं, आज का हिंदुस्तान देखिए, जो तमाम लोग बड़ी बड़ी इतनी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं जिसके आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, सरकारी नौकरी में या फिर मतलब ईमानदारी की नौकरी जीते हुए लोग, उन्हें लोग बहुत आदर सम्मान के साथ उनसे बर्ताव करते हैं। ये 1951 का हिंदुस्तान की फिल्म है, ये 1924 के बारे में ज्यादा बोल रही है। दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन सिनेमा। ये है सिनेमा और उसकी राजनीति। आगे बढ़िए, स्लाइड आगे। हर तरह की सर्वश्रेष्ठ फिल्में बनी, उसमें आवारा है, श्री 420 है, मदर इंडिया है, प्यासा जैसी फिल्में है, मुगले आजम जैसी फिल्म है 1960 में। तो उसी के पैरेलल 1955 में पाथेर पंचाली जैसी फिल्म है जो सत्यजीत राय लेकर आते हैं, और वो वर्ल्ड सिनेमा में वेनिस फिल्म फेस्टिवल, अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में दुनिया के दिखाई जाती है। तो 1950 के दशक का जो सिनेमा है, भारतीय सिनेमा, वो एक पैन वर्ल्ड सिनेमा है। जैसे राज कपूर साहब की फिल्में, राज कपूर साहब की फिल्में सोवियत देशों में, कजाकिस्तान चेक रिपब्लिक, रसिया में बहुत देखी जाती थी। राज कपूर की यही आवारा, आवारा जो है वो चेक रिपब्लिक में चेक लैंग्वेज में बनी फिल्म, कुछ साल बाद वहां की भाषा में रिलीज हुई फिल्म। तो 1950 के दशक में ही भारतीय फिल्में जो है वो एक पैन वर्ल्ड, पैन इंडिया नहीं, पैन वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव दे रही थी, जिसमें इसी का नायक राज कपूर ही कहता है ना, क्या है कि मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, लेकिन दिल है हिंदुस्तानी। ये क्या था? ये एक पैन वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन था। और ये एक और खास बात थी, ये नेहरू का गुटनिरपेक्षतावाद भी था, ये नेहरू का इंटरनेशनलिज्म भी था। पतलून इंग्लिस्तानी क्योंकि अंग्रेज हमें कपड़ा पहना कर गए थे, सूट बूट, सर पे लाल टोपी रूसी, यानी हम समाजवाद से भी प्रेरित थे। पतलून इंग्लिस्तानी है, हम उदारवाद से भी प्रेरित थे। सर पे लाल टोपी रूसी और जूता है जापानी, मजबूत था। जापान वाले भी हमारी मदद कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन में, आपको मालूम होगा, आजाद हिंद फौज, ठीक। और उसके बाद दिल है हिंदुस्तानी, यानी हमारा जो एकदम सेंटर है, दिल, वो हिंदुस्तानी है, केंद्र है। उसमें गांधी भी है, उसमें नेहरू है, उसमें इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यूज, इंडियन ट्रेडिशंस की चीजें भी शामिल हैं, उसके साथ साथ हम हैं। यानी हम सब तरह की, जो ऋग्वेद की लाइन है, आनो भद्दा प्रपूर्य विश्वता, यानी हम तमाम तरफ से विचारों को ग्रहण भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी खुद की जमीन भी बनाए हुए हैं। हम जीन्स भी पहनते हैं, लेकिन कड़ा भी पहनते हैं, कलावा भी बांध लेते हैं, मुट्ठी भी पहन लेते हैं। हम परंपरा और आधुनिकता का संगम है। ये नेहरू के दौर में राज कपूर अपनी फिल्म में ये कह रहे हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। उसके बाद आप देखिए 60 के दशक के अंत में एक दौर आता है जहां पर मुस्लिम सोशल फिल्में बनती हैं, और राजेश खन्ना का दौर है, आपको मालूम है। बहुत सारी फिल्में, लाइन से 15 फिल्में हैं जो ब्लॉकबस्टर हुई, जिसे आप हिट फिल्में कहते हैं। तो उसमें बहुत सारी फिल्में हैं राजेश खन्ना की, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो ये सब मालूम ही है आपको। तो उस दौर का हिंदुस्तान थोड़ा शांत था, सब चीजें ठीक चल रही थी, तो उस दौर के सिनेमा में भी कुछ इसी तरह आता है। लेकिन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी जमीन तमाम सारे स्टेट इलेक्शंस में जो 67 से 69 के बीच हुए, 1967 से लेकर 1969 तक, तो बहुत सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव हार गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और जब विधानसभा चुनाव हार गई, तो जब राज्यों में हार गई, तो केंद्र की सत्ता पर भी संकट मंडराने लगा। और उसके बाद मालूम है, बिहार से, पटना जिले से जेपी आंदोलन शुरू हो गया 1971 से लेकर 1974 तक। और जेपी आंदोलन जो है वो उसने पूरे देश को आंदोलित कर दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ, ये मालूम ही होगा आपको। और उसी के बाद 1975 में इमरजेंसी आ जाती। क्या ये हिंदी सिनेमा में नहीं आया? कैसे आया? फिल्म जंजीर आपने देखी हो, अमिताभ बच्चन, फिल्म जंजीर का नायक जो है वो उसे एंग्री यंग मैन कहते हैं। एंग्री यंग मैन का क्या मतलब हुआ?
एंग्री यंग मैन जो पर्दे पर आ रहा है, चाहे वो जंजीर का नायक हो या शोले का नायक हो या दीवार का नायक हो, वो एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर हो या कुली का नायक हो, ये सब एक ऐसे युवा का नायक है जो किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे नायक का गुस्सा दिखाया गया है अमिताभ बच्चन के रूप में, और यही नायक बेरोजगार है इंदिरा गांधी के दौर में। यही नायक को एक कर रहे हैं जेपी, और उसका रेप्लिकेशन हो रहा है हिंदी सिनेमा में एंग्री यंग मैन के रूप में। तो 70s में आप अमिताभ बच्चन की सारी फिल्में, जितनी भी फिल्में 1973 से खास तौर पर 1970, सात हिंदुस्तानी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सात हिंदुस्तानी में एक दूसरे तरह का रोल है अमिताभ बच्चन का, मैं बात कर रहा हूं किसकी, टाइम जरा बताते हैं। और आप आगे वाली फिल्मों में देखिए, जब अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोलता है फिल्म में, कुली फिल्म में एक पैसेंजर की पिटाई करता है स्टेशन पर ही, तो उसी में लेनिन का वो डायलॉग है, मार्क्स लेनिन ने कहा था मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। कुली फिल्म में वही डायलॉग है, अमिताभ बच्चन जो है वो डायलॉग बोलता है उस पैसेंजर की पिटाई करते हुए जिसने एक कुली को उसका मजदूरी नहीं दी थी। ठीक, और वो डायलॉग याद करिए, आज एक और कुली हफ्ता नहीं देगा। ठीक, या वो डायलॉग याद करिए, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। ठीक, और वो चाबी जो कहते हैं चाबी यहां है, जो ऐसे एक उसमें रख के इंतजार कर रहा होता है ना, बाद में निकलकर उससे नल में जाके लड़ाई होने के बाद नल में जाके अपना सर धोता है, तो वो सीन याद करिए। वो सारे सीन अमिताभ बच्चन को किस तरह का नायक दिखा रहे हैं, अमिताभ बच्चन को ऐसा नायक दिखा रहे हैं जो पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट का जो नेक्सस बन चुका है, उससे जो भ्रष्टाचार है, उससे जो आम जनता पीड़ित है, आम जनता के जो सोशल मुद्दे हैं, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रोजी रोटी के, रोजगार के, वो एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं उस भ्रष्टाचार के चक्कर में, तो उसके खिलाफ अमिताभ बच्चन का प्रोटेस्ट। भारतीय राजनीति में क्या होता है, भारतीय राजनीति में जुलाई 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू होती है। पीवी नरसिम्हा राव का प्राइम मिनिस्टरशिप है और मनमोहन सिंह वाज फाइनेंस मिनिस्टर, और हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ता है और हम IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ढांचागत संरचनात्मक कार्यक्रम को मान लेते हैं और अपना जो बाजार है वो खोल देते हैं। अपना बाजार जब हम खोलते हैं, हर तरह का बाजार खोलते हैं, एटॉमिक और रेलवे ये सब छोड़कर, जो कि अब वो भी खुल गया है, एटॉमिक क्षेत्र भी खुल गया है और रेलवे तो बहुत पहले खुल ही गया था। है तो 1990 के दशक में हर क्षेत्र में विदेशी पूंजी आने लगी, विदेशी कंपनियां आने लगी, निजी पूंजी आने लगी, तो टेलीकॉम सेक्टर, मीडिया सेक्टर, सिनेमा का सेक्टर भी खुल गया। पहले आपको मालूम होगा 2 चैनल हुआ करते थे, दूरदर्शन हुआ करता था, तो बहुत सारे चैनल भी आने लगे। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां आने लगी, सैटेलाइट चैनल्स आने लगे, मेट्रो नाम आपने सुना होगा, उसके बाद ये सोनी और जी टीवी, जितने चैनल आए हैं कलर्स वगैरह के, ये सब 1990 के बाद आए हैं। ठीक, कृपया बातचीत बाहर जाकर करिए, थोड़ा विशेष राजनीति की चर्चा हो रही है यहाँ पर। पीछे वाली लाइन पर मेरा खास अनुरोध है। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। ब्लैक सर क्रिटिकल स्टेटमेंट है, ब्लैक इज ब्यूटीफुल, है ना। और 1950-60 के दशक में अमेरिका में ये नारे लगते थे, ब्लैक लाइफ मैटर्स, आज भी लग रहे हैं। ठीक है, तो 90 के दशक का सिनेमा जो है वो विश्व बाजार को दिखाता है, बाहर लेकर जाता है। उसके पहले का जो सिनेमा है वो बाहर की शूटिंग बहुत कम होती थी, विदेशों की शूटिंग जो है वो बहुत कम होती थी। अब कई घंटे की शूटिंग चल रही है विदेशों में। ठीक, और इस दौर का नायक है कौन, वही राहुल जो हर जगह हर फिल्मों में है, शाहरुख खान जिसे आप कहते हैं, खान ट्रियोलॉजी, सलमान खान, शाहरुख खान और राजा हिंदुस्तानी आमिर खान, इस दौर का नायक है, 90 के दशक का नायक है ये। और इस दौर की जो फिल्म है वो क्या है, DDLJ ब्लॉकबस्टर। उसके पहले, बाद में आती है DDLJ, उसके पहले है हम आपके हैं कौन। पॉलिटिक्स क्या है इसकी, पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। DDLJ की पॉलिटिक्स ये है कि अमेरिका, लंदन में रहते हुए भी, लंदन में
30 साल पहले रोजी रोटी की तलाश में रहते हुए भी एक व्यक्ति है जो भारतीय संस्कृति और उसके आदर्शों को नहीं भूला है, और वह ऐसा है कि वह अपनी बेटी की शादी भारतीय संस्कारों को जीने वाले युवक से करना चाहता है। और उसी लंदन में रहता हुआ एक दूसरा परिवार है, शाहरुख खान जिस रोल में है, उसके फादर अनुपम खेर जिस रोल में है, ठीक है, वो वहां पर बाप बेटे साथ साथ दारू पी रहे हैं, साथ साथ शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे के प्रेम की बातें कर रहे हैं। दो अलग अलग वर्ल्ड व्यू दिखाया गया है। और पॉलिटिक्स उसकी इस तरह की है कि जो पितृसत्ता की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रियार्की, वो किस तरह सस्टेन होते होते, चाहे आप लंदन में 30 साल रह लीजिए, लेकिन आपके भीतर की जो पितृसत्ता है वह नहीं जाएगी निकलकर। यानी आप लड़की को वह आजादी नहीं देंगे जो आजादी 90 के दशक की लड़कियों में को मैसर थी या चाहिए थी, या जो भारत का संविधान जो आजादी हिंदुस्तान के हर जनता को दे रहा था, हिंदुस्तान का बाप 90 के दशक में अपनी बेटी को आजादी नहीं दे रहा था। क्योंकि हिंदी सिनेमा है, वो हृदय परिवर्तन में यकीन रखता है और हैप्पी एंडिंग करता है, तो बहुत सारा लड़ाई झगड़ा और वो सब हो जाने के बाद जा सिमरन जा वाला नारा डायलॉग आ जाता है, ठीक है। फिल्म हम आपके हैं कौन, अक्सर मैं क्लासेस में हम आपके हैं कौन का जिक्र करता हूं, जो लोग नए जो वो जरा सुन लें। पॉलिटिक्स हम आपके हैं कौन की क्या है? पहले तो पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स ऑफ कंज्यूमरिज्म। 90 के दशक से जो भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आया, वो उपभोक्तावाद कब आया? उपभोक्तावाद समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक जीन्स से आपका काम चल रहा है, लेकिन बाजार विज्ञापन ये कह दे कि नहीं पुरानी हो गई, अब नया जीन्स आया, मोबाइल आपका पुराना हो गया है, नया मोबाइल आया, यानी आपकी जरूरत भी ना हो तब भी आप उपभोग करते रहें। एक जमाना था जब आवश्यकता आविष्कार की जननी हुआ करता था। अब 1990 के बाद खास तौर पर उपभोक्तावाद और बाजार के आ जाने के बाद अब आविष्कार आवश्यकता की जननी हो चुका है। अब बाजार में आ जाता है विज्ञापन में, तब हमें पता चलता है हाँ ये वाला ड्रेस अच्छा, ये वाला फेयर एंड लवली, ये वाला ऐसा ऐसा, ठीक है। तो आविष्कार हो चुका, तब आपको पता चला आपकी जरूरतें बनाई गई, जरूरतें फाल्स थी, जरूरतें क्रिएट की गई, आपको प्रलोभन दिया गया, बाई वन गेट टू। आपको लगा अरे एक खरीदेंगे 2 मिलेगा, 3 हो जाएगा, चलो चलो लपक लो, ठीक है। तो ये 90 के दशक के हिंदुस्तान के सिनेमा में हम आपके हैं कौन में आता है। हम आपके हैं कौन का पिक्चराइजेशन देखिए आप, खाने की टेबल पे खूब 4 आदमी खाने वाले, खाना रखा है 50 आदमी का, ठीक है। खिलौने हैं, एक चुर्रा खेलने वाला खिलौना रखा है पूरे जैसे मेला लगा हो उसका, ठीक। हालांकि पॉलिटिक्स क्या है 90 के दशक के हिंदुस्तान के सिनेमा की, ये आप देखें। भाभी तुम खुशियों का 1994 में ये फिल्म आती है, ब्लॉकबस्टर है, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म है, धिकताना धिकताना धिकताना। आप सिनेमा आप देखेंगे कैसी है, जल्दी करो बे। जो मूल्य है उधर गोल्डन जुबली में चल रहा होगा, वैल्यूज की बात हो रही होगी, उन वैल्यूज के खिलाफ जा रही है फिल्म, जा रही है ना। ऐसा कैसे हो सकता है? साम दले का तुम क्या कर रहे हो? मतलब अगर नायक खाना परोस देगा तो क्या हो जाएगा? तुम भी परोस दो खाना। नायक अगर खाना परोस देगा, पुरुष खाना परोस देगा तो क्या हो जाएगा? लेकिन नायक खाना परोसता हुआ नहीं दिख रहा है, खाना बनाता हुआ नहीं दिख रहा है, बस ये कहता हुआ दिख रहा है कि कब तक रहूं मैं इस घर में सबसे बड़ा, आए तो कोई मुझसे छोटा। कब तक रहे मैं सबसे छोटा, आए कोई मुझसे छोटा, यानी ये बच्चा भी पैदा कर दो, इतना काम के बाद बच्चे भी पैदा कर दो। दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन सिनेमा इन 90s। और यही 1990 के दशक की तमाम ब्लॉकबस्टर, कन्वेंशनल और जिन्हें आप कहते हैं कॉमर्शियल सिनेमा, जिन्हें आप कहते हैं मुख्य धारा का सिनेमा, उसमें आया है, ठीक है। हालांकि पैरेलल इसी 1993 में बैंडिट क्वीन जैसी फिल्में भी हैं शेखर गुप्ता की, जिनमें एक दूसरे तरीके से रेजिस्टेंस दिखाया गया है। बहुत सारी और भी फिल्में हैं इसी दौर में, पार है, दीक्षा है, जिसमें रेजिस्टेंस दिखाया गया है जाति व्यवस्था के खिलाफ, महिलाओं के शोषण के खिलाफ भी, ठीक है। उसके बाद न्यू मिलेनियम है, मालूम है आपको कि उसके बाद का जो पूरा दौर है वो नेशनलिस्ट फिल्मों का है, राष्ट्रवादी फिल्मों का है, रोजा से लेकर और बॉर्डर से लेकर
और हम माँ तुझे सलाम, द इंडियन और एलओसी कारगिल, और उसके पहले बहुत सी फिल्में हैं, द हीरो और मिशन कश्मीर, इसी दौर में सब आने वाली फिल्में हैं। एलओसी कारगिल 2003 में, फिर हाँ सरफरोश 99 में। ये सारी फिल्में ऐसी हैं जो पूरे नेशनलिस्ट फ्रेमवर्क में आती हैं। ये क्यों आती है? क्योंकि आपको मालूम है उस दौर की जो राजनीति है, 1998 से लेकर 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, और जैसे कि पता है एजेंडे में ही है कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के। और राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है, खासतौर पर वह राष्ट्रवाद जो जर्मनी और इटली से प्रेरित राष्ट्रवाद है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला राष्ट्रवाद नहीं जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में जन्मा था। वह राष्ट्रवाद जो आयातित राष्ट्रवाद है, जिसे गोलवलकर ने बकायदा स्थापित किया है, और कि हमारे राष्ट्रवाद की विचारधारा क्या है अपनी किताबों में। और उसके पहले सावरकर ने हिंदू पदपातशाही और हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट में नेशनलिज्म की विचारधारा जो देते हैं, वो हिटलर और मुसोलिनी की विचारधारा से काफी समान है। वह राष्ट्रवाद जो है दिखाने की कोशिश की गई 1998 से लेकर 2004 तक के सिनेमा में। और उसके बाद जैसे कि पता है जब सरकार बदली, यूनाइटेड यूपीए की गवर्नमेंट आई 2004 में, तो फिल्में आती हैं वीर जारा, मैं हूं ना, ठीक है, जिसमें दोस्ती की बातें हैं भारत और पाकिस्तान से। ऐसी बहुत सारी फिल्में आई फिर जिसमें दोस्ती की बात की गई है। मेरा पॉइंट आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि जो उग्र राष्ट्रवाद है, जिंगोइज्म जिसे कहते हैं, वह भी सिनेमा के जरिए भी भरा जाता है। और दोस्ती भी, जैसे बजरंगी भाईजान नाम की एक फिल्म आपने देखी होगी। बजरंगी भाईजान फिल्म देखते हुए कभी भी पड़ोसी देश के प्रति आप दुश्मनी की भावना से नहीं भरेंगे, क्योंकि वह फिल्म मानवता के पक्ष में खड़ी होती है। बजरंगी भाईजान, आप कहेंगे बजरंगी भाईजान और पॉलिटिक्स क्या क्या रिश्ता है? पूरी पॉलिटिक्स ही तो है उसमें। जैसे एक फिल्म और है रामचंद्र पाकिस्तानी, डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में बनी हुई है, रामचंद्र पाकिस्तानी। अगर आप उसे देखें तो आप कभी भी दो देशों के बीच दुश्मनी के भाव से ग्रसित नहीं होंगे। आप गुलजार साहब की फिल्म देखिए, क्या दिल्ली क्या लाहौर। आप उस फिल्म को देखते समय कभी भी पाकिस्तान के प्रति जो है वो ये नहीं कि अभी बस तुरंत मिले कोई पाकिस्तानी और मार दे, ये भाव आपके भीतर नहीं आएगा। तो फिल्में दोनों काम कर सकती हैं, आपको नकारात्मक रूप से भी प्रेरित कर सकती हैं, आपको सकारात्मक रूप से भी प्रेरित कर सकती हैं। और लास्ट में मैंने 2-3 फिल्में ली हैं, जरा उनका जिक्र करके अपनी बात खत्म कर दूं। नीचे जाओ, नीचे एक फिल्म है चार्ली चैपलिन, 1942 में आई है। ये फर्स्ट टॉकी फिल्म है, पहली टॉकी फिल्म है, बोलती फिल्म है। किसकी? चार्ली चैपलिन की। इसके पहले चार्ली चैपलिन साइलेंट सिनेमा बनाने के लिए जाने जाते हैं। यही फिल्म उनकी ऐसी फिल्म है जो बोलती है, जिसमें डायलॉग्स हैं। अब आप इस फिल्म को जाकर देखिएगा। इस फिल्म में हिटलर ढूंढ रहा था इस फिल्म। चार्ली चैपलिन वॉज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के थे चार्ली चैपलिन। न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में फिल्में बनाते थे, और उन्होंने किसका मजाक उड़ा लिया? जीते जी हिटलर का मजाक उड़ा लिया। और हिटलर वॉज कंसीडर्ड इन 1940s द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड। हिटलर जो है वो सबसे ताकतवर आदमी माना जाता था 1939 से उसके बाद तक, जब तक जिंदा रहा। हिटलर ने फरमान जारी कर दिया, ये कौन है? चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन को जीते जी नहीं पाया होता तो इतिहास कुछ और होता, लेकिन चार्ली चैपलिन हिटलर के रोल, ये हिटलर है। और मिमिक्री भी पॉलिटिक्स होती है। जब आप किसी की मिमिक्री करते हैं, चाहे उसका हास उड़ाएं या उपहास उड़ाएं, या हास बनाएं या उपहास उड़ाएं, वह भी एक बहुत पॉलिटिकल फिनोमेना है। आप इस फिल्म में देखेंगे कि पूरा डिस्कोर्स ही, अंतिम में जो इस फिल्म का डायलॉग है वही इस फिल्म की जान है, लास्ट थॉट। उसमें चार्ली चैपलिन जो रोल में है हिटलर के, वो जाकर मंच पर ये कह देते हैं, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मैं मानवता के पक्ष में खड़ा हूं। डिस्कोर्स ही पूरा पलट जाता है। आप ये जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, कहां है, इसी फिल्म का एक और गीत है, लास्ट सॉन्ग है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। लास्ट में नायक और नायिका इस दुनिया को छोड़कर एक दूसरी दुनिया में जाते हैं। कोई दूसरी दुनिया होती नहीं है,
फिलहाल हमें इसी दुनिया में रहकर इस दुनिया को बेहतर बनाने की कवायद करते जाना है। फिल्म का वो फिल्म आप सभी को जरूर देखनी चाहिए कि किस तरह जो पॉलिटिक्स है वो रिश्ते नाते और मतलब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी हो सकती है। बहुत बखूबी इस फिल्म में दिखाया गया है प्रकाश झा। और ये फिल्म जो हिंदुस्तान के इतिहास में, अभी तक के इतिहास में जो सबसे बड़ी राजनीति हुई है, महाभारत जिसे आप कहते हैं, ठीक, उस महाभारत के प्लॉट पर उससे इंस्पायर्ड है ये फिल्म राजनीति। आप जरूर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स और सिनेमा और पॉलिटिक्स का क्या रिश्ता है। सो थैंक यू वेरी मच।